जिम जो लोग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स आप क्या देखते जिम को लेके सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जिम ना जाना। हैं? तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ स्वस्थ रहे? सिर्फ कैल्शियम पे ही फोकस नहीं करना, ये हमें गलती करते हैं। तो हर किसी की बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, इसको कैसे रोका जा सकता है? कैल्शियम और विटामिन डी के स्पेशल सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन वो सब में नहीं देते। इट इज़ लाइक कि एक शरीर हमें एक एसओएस सिग्नल दे रहा है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ है, मुझे आके बचाओ। पेन किलर्स के अलावा ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन है हमारे पास? रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन और एलिवेशन। पेन किलर की ज़रूरत कम पड़ सकती है अगर हम ये चारों का इस्तेमाल करें। बताते हैं कि कच्ची रोटी बांध देना क्या सच में कारगर है? स्ट्रेस का कोई लेना देना है पेन से? स्ट्रेस से काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है जो कि हमको एज अ पेनफुल फाइब्रोमाइल्जिया के नाम से सामने आती है। बोन हेल्थ और मसल हेल्थ को लेके सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों के मन में? हमारी ओपीडी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के बच्चे हमारी ओपीडी में आते हैं। सोचना कि ये सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। आज के समय में सारी लड़कियां जो है ज़्यादातर हाई हील्स पहनती हैं। हाई हील पहनने से हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे होने से हमें लो बैक और नी पेन, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। कोल्ड वाटर शावर या फिर वार्म वाटर शावर कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? रिलैक्सेशन करना है तो वार्म वाटर शावर। नकल क्रैकिंग जो कि सब लोग डेली अपना करते रहते हैं, किसी को आदत भी होती है। तो जो बबल होते हैं इन गैसेस के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो स्ट्रेच होते हैं और फट जाते हैं। तो इन केस ऑफ इंजरी इमीडिएट स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए? रेस्ट लो, आइसिंग करो, कंप्रेशन दो, एलिवेशन करो। हम जिस एज में हैं आज से ही शुरुआत करें बेहतर करने की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आपकी मसल हेल्थ के बारे में, बोन हेल्थ के बारे में, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में और बॉडी में होने वाले कॉमन इश्यूज के बारे में, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा है एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु भ्याना जी, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिमांशु भ्याना। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बोन हेल्थ और मसल हेल्थ की ही बात कर लेते हैं। तो हम अपनी बोन हेल्थ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और हमें किस एज में अपनी बोन और मसल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए? बोन हेल्थ की को बेटर करने की कोई एज नहीं होती। इसकी स्टार्टिंग हमें बचपन से ही कर देनी होती है और बुढ़ापे तक, एंड ऑफ लाइफ तक हमें बोन हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं। इट्स अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हमें अपने पूरे बोन का, शरीर की ध्यान पूरे बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक, फिर एंड तक पूरा रखना पड़ेगा। ऐसा कहा जाए तो जैसे कि बचपन से 20 साल की उम्र तक हमारे मस्कुलोस्केलेटल बोन हेल्थ की नींव है। इसकी फाउंडेशन जो है वो 20 साल तक लगी जाती है। 20 से 30 साल तक की उम्र में ये जो नींव रखी गई है, इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। 30 से 40 साल की उम्र में वो जो पतन होता है वो का स्पीड थोड़ा कम होता है, उसमें हम ध्यान रख सकते हैं। और 40 के बाद पतन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम 40 तक ये सोचें कि 40 के बाद हम ध्यान रखेंगे, ये पतन को तब रोकेंगे, तो ये सोचना गलत है। अगर हम स्टार्टिंग से ही नींव को स्ट्रांग रखेंगे, जो कि किशोरावस्था में होता है, 0 से 20 साल की उम्र तक का होता है, तो हमारी आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी बोन हेल्थ के माध्यम से। इसे कहा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट होती है 0 से 20 साल की। 20 साल से 30 साल तक वो इन्वेस्टमेंट को पक्का करेंगे। 30 से 40 साल में जो डेप्रिसिएशन है वो कम करेंगे, ताकि हमारे 40 साल की आगे की जो उम्र है वो अच्छी रहे। वहीं अगर हम आज के समय का खान पान देखें तो उसमें न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ स्वस्थ रहे? पहले के मुकाबले आज की डेट में हमें जो खान पान मिल रहा है उसमें जो हमें कैल्शियम, विटामिन डी और अलग अलग मिनरल्स है, फॉस्फेट है, जिंक है, ये आमतौर पे पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन कुछ कैल्शियम रिच फूड जो होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध और दूध से बने अलग पदार्थ जैसे पनीर, लस्सी और सोया। ये सब कैल्शियम हमको एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन सिर्फ कैल्शियम पे ही फोकस नहीं करना, ये हमें गलती करते हैं। विटामिन डी और मैंगनीज और फास्फोरस, ये भी अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको भी हमने फोकस करना है। इसको हमें लेने के लिए हमें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी हैं, तो हमें सालमन जैसे फ़िश, लीन मीट, चिकन, और अगर आप शाकाहारी हैं तो मशरूम पे फोकस करेंगे और सोया पे फोकस करेंगे। वहीं आजकल हर किसी की बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट करें?
जैसे मैंने कहा कि अगर हम शुरू में से 20 साल की उम्र तक अगर हमने ध्यान दिया है, कैल्शियम और विटामिन डी वाले पदार्थ अच्छे से लिए हैं, तो ये समस्या आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आती है, जो ब्लड टेस्ट से पता लगती है, साथ के साथ उसके कम होने वाले सिम्टम्स हमें आते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम और विटामिन डी के स्पेशल सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन वो सब में नहीं देते। स्पेशली तभी देना है जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में कम हो और प्लस उससे जो होने वाले सिम्टम्स हमें जैसे शरीर में पेन, फटीग ये सब आए, तभी हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके। जैसे कि आज के समय में हर किसी के बॉडी में कोई ना कोई पेन है, किसी के नेक में पेन है, बैक में पेन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पेन को इग्नोर करते हैं। इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हाँ ठीक हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर्स ले लेते हैं। तो इग्नोर करना, जैसे हम पेन को इग्नोर करते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और कब हमें मतलब एड्रेस करना चाहिए, उस पेन को एड्रेस करके उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बारे में? सबसे पहले हमें ये समझना है कि पेन जो है, दर्द जो है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी का एक लक्षण है। इट इज़ लाइक कि एक शरीर हमें एक एसओएस सिग्नल दे रहा है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ है, मुझे आके बचाओ, मुझे सेव करो। तो उसको अगर हम एसओएस सिग्नल की तरह लेंगे, हर पेन को, उसको एड्रेस करेंगे, तो ही उसका इलाज कर पाएंगे। तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज़्यादातर जैसे छाती का पेन है, उसको गैस्ट्राइटिस समझ के इग्नोर करते हैं। कम केसेस में वो हार्ट पेन, चेस्ट पेन, एंजाइना निकलता है। वैसे ही बैक पेन है, कमर का दर्द है, हम सोचते हैं कि ये थकावट का दर्द है, आज सुबह मैंने कुछ काम कर लिया था, शायद कुछ सामान उठा लिया था, इसलिए कमर का दर्द है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप गलत हो। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं दर्द में, जिसकी अगर वो आपको मिले तो आपको पक्का एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जैसे कि क्रॉनिक पेन, 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन जो कि लगातार हो या कम ना हो, दवाई खाने के बाद भी कम ना हो, या उसके साथ साथ पेन कहीं पे रेडिएट कर रहा हो, जैसे किसी पैर में, किसी हाथ में रेडिएट कर रहा हो, और पेन अगर एक्टिविटी से बढ़ रहा हो, पेन के साथ अगर आपको बुखार हो या अकस्मात वज़न कम होने के लक्षण लगे, साथ में स्वेटिंग लगे, पसीना लगे, तो ये सब डेंजर साइंस है। इसमें तो आपको पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पेन को एड्रेस करने में ज़्यादा समझदारी है। वहीं अब हमारे जब भी कहीं पेन होता है, हम सबसे पहले पेन किलर्स लेते हाँ हैं, जी। लेकिन कहते हैं पेन किलर्स का ओवर यूज़ भी काफ़ी सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी नुकसान करता है। तो पेन किलर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और पेन किलर्स के अलावा अल्टरनेट क्या ऑप्शंस है हमारे पास जब हमारे पेन हो, तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए? नॉर्मली जो हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो पेन किलर्स हम केमिस्ट जाके खुद से ले लेते हैं, या यूजुअली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेन किलर होते हैं, वो यूजुअली नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी सारी मात्रा में अगर वो पेन किलर खाएं तो हमारी किडनी में डैमेज कर सकते हैं। तो हर एक पेन के लिए सिर्फ एनाल्जेसिक्स, जो कि पेन किलर हम बोलते हैं आम भाषा में, उसको लेना हमें थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो हमारे पास पेन को ठीक करने के लिए पेन किलर्स के अलावा और भी अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लोकल स्प्रे। लोकल स्प्रे जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो जनरल सर्कुलेशन में जाता नहीं है, तो उसके किडनी को डैमेज करने का चांसेस कम होते हैं। अदर ऑप्शंस होते हैं जिसको हम निमोनिक में राइस कहते हैं, RICE। आर का मतलब है रेस्ट, आई का मतलब है इमोबिलाइजेशन, सी का मतलब है कंप्रेशन, और ई का मतलब है एलिवेशन। अगर हम ये 4 चीज़ें करेंगे, रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन और एलिवेशन, तो एक्यूट पेन, जो किसी चोट से लगने से पेन होता है, दर्द होता है, उसको पेन किलर की ज़रूरत कम पड़ सकती है अगर हम ये चारों का इस्तेमाल करें। इससे हमारी पेन किलर की डोज भी कम हो जाती है। जैसे आपने बताया अभी RICE, इसको आम भाषा में अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को जो जल्दी समझ पाए। मैं अगर फिर से बोलूँ तो RICE का मतलब, आर का मतलब रेस्ट है, कि उसको थोड़ी देर के रेस्ट दे दो। रेस्ट मतलब कि अगर आपके एंकल में मोच आ गई है तो थोड़े टाइम के लिए आप लेट जाओ, उस एंकल को मूव ना करो। वैसे ही कहीं और इंजरी है तो उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे दो। रेस्ट का मतलब आराम। आई मतलब अगेन इमोबिलाइजेशन, उसको उसको बैंडेज कर दीजिए उसको। जैसे कि अगर मान लो लेग में अगर चोट आ गई है तो उसको गर्म पट्टी से बांधिए, क्रैप बैंडेज से बांध दीजिए, इमोबिलाइज कर दीजिए। ठीक है। एलिवेशन हो गया कि उसके सूजन बढ़ने को बचाने के लिए हमने उसको एलिवेट कर देना। तो ये RICE हमारी 4 चीज़ें होती हैं, इससे हमारे पेन किलर की ज़रूरत कम पड़ सकती है। वही जैसे आपने बताया कि गर्म पट्टी बांध देनी चाहिए, वही एक देसी नुस्खा भी है जिसे बताता है कि कच्ची रोटी बांध देना, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब वो क्या सच में कारगर है या? अगर वो ढंग से की जाए तो वो कारगर होती है, लेकिन हमारे पास कई बार ऐसे केस आते हैं कि जो पहलवान या मालिश करने वाले उसको कच्ची रोटी से बांध देते हैं। उससे कंपार्टमेंट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो सकती है। उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको ज़्यादा टाइट कर दें तो उसमें जो अंदर का जो मांसपेशी और खून है उसका दबाव हो जाता है, उसकी वजह से जो खून का दौरा है वो रुक जाता है।
जिसको हम अपनी भाषा में कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। और उस अगर वो हो जाए तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रेट हाई होती है, जिसमें और कई बार हाथ को काटना भी पड़ सकता है। तो वो कच्ची मिट्टी का जो सेवन है, जिसमें आपको अच्छे से पहलवान से करवाते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। स्ट्रेस का कोई लेना देना है पेन से? जैसे बोलते हैं कि हम स्ट्रेस हो गया तो नेक में पेन हो गया, ऐसा कुछ ये मिथ है कि या सच में ऐसा होता है कि स्ट्रेस रिलेट करता है किसी भी तरह के पेन से? ये 100% करेक्ट है। हेल्दी बॉडी लिव्स विद अ हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड होगा तभी हम हेल्दी बॉडी में आराम से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो स्ट्रेस से काफ़ी सारी परेशानी होती है, जो कि हमको एज अ पेनफुल फाइब्रोमाइल्जिया के नाम से सामने आती है। स्ट्रेस से देखो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे बॉडी में। एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। जैसे भी हमें स्ट्रेस आता है तो हमारे फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। उसका मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके सामने शेर आ जाए, तो हम ये एक्यूट स्ट्रेस है। हमारी ज़िंदगी में इस टाइप का स्ट्रेस नहीं है इस टाइम में, लेकिन उस टाइम में एग्जांपल देके बोलूँ तो उसको हम फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं कि हमको या तो भागना है या लड़ना है। जो हम ज़िंदगी में कॉर्पोरेट लाइफ स्पेशली में हम जो झेल रहे हैं, उसको स्ट्रेस की वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमेशा हमें हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में हमेशा ऑन करके रखता है। उससे हमारे साथ बहुत सारी परेशानी होती है, इन द सेंस कि हमारी सर्कुलेशन भी होती है, जो खून की नसें होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि हमको फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। इससे हमारे जो सर्कुलेशन, जो हमारी पेरिफेरी है वहाँ पे, उंगलियों में, पैरों में, यहाँ पे ब्लड का दौरा थोड़ा सा कम हो जाता है। साथ में कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है हिंदी भाषा में। वो हमें स्ट्रेस के टाइम में वो कॉर्टिसोल की लेवल हमेशा बढ़ी रहती है। साथ में इसकी वजह से हमें क्या होता है कि मसल सोरनेस होती है, कि मसल में हमें टेंडर पॉइंट्स बहुत सारे मिलते हैं। कि आज पेशेंट आते हैं हमारे पास ओपीडी में कि हमें गर्दन में दर्द है, हमें यहाँ पे दर्द है, हमें टांग में दर्द है। ये सब मसल सोरनेस है। अब इन पेशेंट्स का आप अगर ब्लड टेस्ट कराओगे, एमआरआई कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, वो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ नॉर्मल आएगा। क्योंकि ऐसे तो जैसे 3 इडियट्स में कहा गया कि स्ट्रेस नापने की तो कोई मशीन बनी नहीं। हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, हम ब्लड टेस्ट में एग्जामिन करते हैं हमें कुछ नहीं मिलता। तो और हम आराम से डिटेल में बात करते हैं तो पता लगता है कि स्ट्रेस की वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल हाई है वो बड़ा होता है। उसकी वजह से हमें फाइब्रोमाइल्जिक पॉइंट्स और मसल सोरनेस, जिसे हमें कहते हैं कि मांसपेशियों में दर्द, वो सामने आते हैं। तो स्ट्रेस से होने वाले पेन को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं हम? सबसे पहले तो जो कारण है स्ट्रेस का, उसको दूर करो। स्ट्रेस ही नहीं होगा तो स्ट्रेस से बना हुआ जो मसल सोरनेस है वो नहीं होगा। लेकिन आज की लाइफ में स्ट्रेस को हटाना तो नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन अगर स्ट्रेस है और मसल सोरनेस है तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, जो हम करें तो उससे वो सोरनेस कम हो जाती है। और स्ट्रेचिंग जैसे कि हम मॉर्निंग में हम करें कि काफ को स्ट्रेच करें, टो को कर्ल्स करें, प्लांटर फेशिया को कॉन्ट्रैक्ट करें, शोल्डर की मूवमेंट, रोलिंग मूवमेंट करें, नेक की मूवमेंट करें। इससे जो सोरनेस है वो कम हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि स्ट्रेस खत्म किया जाए, अगर वो हो सके तो। वो तो मुश्किल है। वहीं आप इतने सारे पेशेंट्स डेली देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि बोन हेल्थ और मसल हेल्थ को लेके सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों के मन में? बोन और मसल हेल्थ को लेके, जिसके हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, इसको लेके इस समाज में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। सबसे पहले कि लोग ये सोचते हैं कि बोन की परेशानी बूढ़ों में होती है, वृद्धावस्था में होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है। बोन की परेशानी हर एक उम्र में होती है। हमारी ओपीडी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के बच्चे हमारी ओपीडी में आते हैं जिनको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि बोन या मसल की परेशानी होती है। क्योंकि हमने शुरू के 20 साल में उसको फोकस नहीं किया, उसको नींव को अच्छे से नहीं बढ़ाया, तो वो जाके मैनिफेस्ट कई बार अच्छी उम्र में या वृद्धावस्था में होती है। लेकिन ये सोचना कि ये सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। दूसरा होता है कि जैसे जो घुटने का घिसावट है, आर्थराइटिस है, ये भी ओल्ड एज का है, ये भी सरासर गलत है। आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन ये जवान में, मिडिल एज में, सब में होता है। तीसरा ये मिसकंसेप्शन है कि हम कैल्शियम अगर खा रहे हैं तो हमारी बोन हेल्थ सेट होनी चाहिए। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास ओपीडी में कि सर मैं तो रोज़ कैल्शियम खा रही हूँ फिर भी मुझे बोन पेन है। वो परेशानी ये है कि बोन हेल्थ की जो मेटाबॉलिज्म है, बोन का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसमें सिर्फ कैल्शियम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंगनीज, फॉस्फोरस, जिंक, क्लोरीन, ये सारे माइक्रो मिनरल्स हैं, इन सब का मिश्रण होता है, वो सब इकट्ठे एक साइकिल में बनते हैं। तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से बोन हेल्थ अच्छी हो, तो ठीक होता है।
तो इसके लिए हमें अच्छा डाइटरी एंड सनलाइट एक्सपोजर, ये दोनों प्लस सप्लीमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड, ये होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे एज वाली बात हुई तो उसमें बताना, अक्सर हम सुनते हैं कि एज के साथ साथ हमारे जो है घुटने वीक होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। तो ये होना कंफर्म है या इसे पहले से प्रिवेंट किया जा सकता है अगर ध्यान रखें तो? ये बात कि ओल्ड एज में घुटने घिस जाते हैं, ये पार्शियल ट्रूथ है। इसको मैं पूरी तरह से निगेट नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। क्या हमने कभी किसी 70 साल के आदमी को नॉर्मल चलते हुए नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। अगर ये सच होता कि हर हाई उम्र के आदमी को या इंसान को घुटना घिस रहा है, तो वो इंसान, क्या वो इंसान नहीं है? डेफिनेटली है। तो ऑब्वियसली कि 70 ईयर्स 80 ईयर्स हाई एज में घुटने घिसने के चांसेस या लाइकलीहुड बहुत हाई होते हैं, लेकिन ये 100% ज़रूरी नहीं है कि उसका आर्थराइटिस में हो। आर्थराइटिस जैसे हम कहें, इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज़, कि ऐसे उम्र के साथ कार्टिलेज का पतला होना, इट इज़ लाइक उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना, ये होना ऑलमोस्ट निश्चित है, लेकिन कुछ केस में नहीं होता अगर हम ध्यान रखेंगे तो। जैसे जैसे हमारी कार्टिलेज की परत कम होती रहती है, तो हड्डी की जो दोनों हड्डी के बीच में कांटेक्ट है वो बढ़ता रहता है, और जब वो कांटेक्ट पूरा हो जाता है तो हमें पेनफुल सिम्टम्स के साथ वो ओपीडी में प्रेजेंट करता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस हम पहले से ले सकते हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया कि सिर्फ कैल्शियम लेने से भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले हमें आहार, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कैल्शियम रिच फ्रूट, विटामिन डी रिच फूड, फॉस्फोरस रिच फूड, मैग्नीशियम रिच फूड, ये सारे फूड की लिस्ट होती है जो अगर हम लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा, गलत लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल, इसको अवॉइड करें तो हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हमारा स्लीप साइकिल अच्छा है तो हमारी मसल सोरनेस के चांसेस कम रहेंगे, उसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। साथ में और लाइफस्टाइल में हमें होता है कि स्लीप साइकिल के साथ साथ स्ट्रेस को भी हमें जितना हो सके हमें ये अवॉइड करना है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है, इकट्ठा रहेगा तो हमारी बोन हेल्थ अच्छी उम्र में अच्छी रहेगी। उसकी वजह से जो हमारा ओल्ड एज है वो थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, डिले हो सकता है कि हमारे आर्थराइटिस 70 की जगह 90 ईयर्स पे हो जाए, तब तक हम कितना रहे। घुटनों के अलावा और कौन-कौन सी दिक्कतें बढ़ती एज के साथ-साथ देखने को मिलती है, और एज़ अ चिल्ड्रन हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं उसमें? घुटनों के अलावा मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग हमारे पास लो बैक एक के लिए आती है, और तीसरा एक साइलेंट किलर के नाम से मशहूर है इस देश में, उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डी का कमज़ोर होना, और ये ऑस्टियोपोरोसिस किसी स्पेसिफिक जॉइंट या स्पेसिफिक बोन के लिए नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस इस मीन्स कि पूरे शरीर की सारी हड्डियों की बोन की क्वालिटी वो कमज़ोर है, यानी कि हमारे शरीर की सारी हड्डियां कमज़ोर हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक साइलेंट किलर के नाम से हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में जैसे कॉमन एक प्रॉब्लम है फ्लैट फीट, उसकी वजह से भी नी पे प्रेशर पड़ता है या नी पे असर करता है वो? बिल्कुल सही कहा आपने। फ्लैट फीट हमारे देश में काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। पहले हम समझते हैं कि फ्लैट फीट का मतलब क्या है। फ्लैट फीट का मतलब ये है कि हमारा फीट फ्लैट है। नॉर्मली हमारे फीट में अंदर की तरफ एक आर्च होता है, उसे उसको नॉर्मल आर्च कहते हैं। जिसमें आर्च लूज हो जाता है, उसका मतलब कि लॉस ऑफ आर्च मीन्स द फुट हैज़ बिकम फ्लैट, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैट फीट। इसकी वजह से हमारी हिप की, हमारे नी की और हमारे एंकल की, ये तीनों जॉइंट की अलाइनमेंट ख़राब होती है, जिसका प्रेशर हमारे एंकल पे, हमारे पटेलोफीमोरल जॉइंट पे यानी कि घुटने पे, हिप पे और लो बैक एक पे, ये चारों जगह पे हमें पेन से कंप्लेंट आती है। कभी किसी पेशेंट को लो बैक एक के साथ प्रेजेंट आता है कि हमारे कमर में दर्द है, उसको पूरा एग्जामिन करते हैं तो पता लगता है कि फ्लैट फीट की वजह से उसकी अलाइनमेंट ख़राब है। कोई कोई पेशेंट मरीज़ हमारे पास घुटने के दर्द से आते हैं, उसे भी कारण कई सूरतों में फ्लैट फीट ही निकलता है। और आज के समय में सारी लड़कियां जो है ज़्यादातर हाई हील्स पहनती हैं, तो ये कितना सही है? क्या इससे भी नी पर प्रेशर पड़ता है? और जिनको पहननी है तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? See, high heels is not natural for any person, or girl or boy. हाई हील इज़ नॉट नेचुरल, बिकॉज हमारे जो फुट का 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो इसे कहते हैं हाइंड फुट पीछे का, मिड फुट बीच का फुट, और फोर फुट यानी कि आगे वाला हिस्सा। नॉर्मली जब हम चलते हैं तो पहले ये पीछे वाला हिस्सा कदम ज़मीन पे आता है, फिर ऐसे आता है। लेकिन अगर हम हाई हील पहनेंगे तो उसकी वजह से 4 फुट ज़मीन पे पहले आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 4 फुट पे लैंड करते हैं नॉर्मल चलने पे, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे चले जाता है और एंकल का जो बायोमैकेनिक्स है वो ख़राब हो जाता है।
तो हाई हील पहनने से हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे होने से हमें लो बैक और नी पेन, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और अगर इसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको चाहिए तो कम से कम 2 इंच से ज़्यादा हाई हील नहीं होना चाहिए। ओके। वहीं आपने लोगों में अक्सर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स नोटिस किए हैं, जैसे डेली लाइफ में, जैसे बैठने में हो गया, टीवी देखते हुए, डेस्क पे काम करते हुए, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स लोग सबसे ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं? इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे कि पहले तो कि हम बैठते हुए, और दूसरी मिस्टेक्स है सोते हुए। बैठते हुए कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आईटी प्रोफेशनल और आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनके वर्किंग लाइफ में वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कई बार बैठे बैठे लैपटॉप पे काम करते करते ही खाना खा रहे हैं और सारा एक्टिविटी से बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करने का उनका टाइम नहीं है कुछ और करने का। तो उसमें हम क्या करते हैं कि यूजुअली जो मैंने देखा है कि वो नॉर्मल प्रिकॉशंस जो कंप्यूटर पे काम करने के लिए या फिर लैपटॉप पे काम करने के लिए जो प्रिकॉशंस रिकमेंडेड होती है उसको यूज़ करना भूल जाते हैं। प्रिकॉशंस बहुत सिंपल है कि आपकी जो स्क्रीन है मॉनिटर की, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, वो आइज़ के लेवल पे होनी चाहिए। आपका एल्बो और आपका हिप 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। वो 90 कब बेंड होगा? जब आपका टेबल इस लेवल पे होगा, आप ऐसे रखेंगे। कई लोग माउस का इस्तेमाल नहीं करते, वो कीपैड पे यूज़ करते हैं। देखो, अगर मेरा ये लैपटॉप है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये अगर ये माउस यहाँ पे होगा तो मेरा ये एल्बो 90 डिग्री पे रहेगा। तो माउस को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइज़ की स्क्रीन यूज़ नहीं करते, ठीक है। और जो टेबल की जो चेयर की हाइट है वो नीचे रखते हैं कई बार। उससे क्या होता है कि हमें हिप को ज़्यादा फ्लेक्शन करना पड़ता है। तो हमारी चेयर की हाइट अच्छी पर्याप्त होनी चाहिए। स्क्रीन का लेवल जो है आइस पे होना चाहिए, माउस अवेलेबल होना चाहिए, और एल्बोज और हिप हमेशा 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। और बैठे बैठे स्लाउच नहीं करना। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो नेक पेन और शोल्डर पेन से आते हैं, वो आईटी सेक्टर के ही होते हैं, 25-30 ईयर्स की एज के होते हैं, वो 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं अपने ऑफिस में। तो वो क्या करते हैं, वो जो मैं उनसे पूछा, मैं उनको वीडियो बनवा के मंगवाता हूँ तो वो अपनी वर्किंग आवर्स की वीडियो दिखाया तो वो कंप्यूटर पे ऐसे रखते हैं। देखो, शोल्डर आगे आ रहे हैं, शोल्डर आगे आएंगे, इसे कहते हैं हम स्लाउचिंग कहते हैं। इसकी वजह से हमारे ट्रेपेजियस में मिसफायरिंग होती है और क्रॉनिक पेन बन जाता है। तो हमेशा हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर एट ईज होने चाहिए, तभी वो स्लाउच नहीं करेंगे तो क्रॉनिक फैटिग पेन से हम बच सकते हैं। ओके। लेकिन बैक स्ट्रेट करने पे करके बैठने पे भी लोग कहते हैं कि जिनको आदत नहीं है उनको स्ट्रेट बैठने से भी फिर कमर में दर्द होने लगता है, और कहते हैं कि सारा ध्यान फिर उसी पे रहता है कि हाँ हमें स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे? So, ये तो एक लाइफस्टाइल है। ये कोई वो हैबिट नहीं है कि आज हम शुरू करेंगे तो आज ही हम पूरा स्ट्रेट बैठ पाएंगे। आप बचपन से 30 ईयर्स की उम्र तक आप जैसे आप चाहे वहाँ बैठे। आज 30 ईयर्स से मैंने उनको बोला कि आपको बैक स्ट्रेट करके रखना चाहिए, वो 1 वीक ट्राई करते हैं तो कहते हैं बैक स्ट्रेट हो नहीं रही। ऐसा नहीं होगा। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसीजर, यू हैव टू वर्क। आपको बैक स्ट्रेट करने के लिए आपको कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो लो बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, इसमें योगास के आसन भी होते हैं और लो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज का कैट एंड काउ पोजेस होते हैं। ये पोजीशन में करके आप अगर आप बैक की मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको स्ट्रेट बैठने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं अभी आपने स्लीपिंग पोस्चर की भी बात की। हाँ जी। अक्सर हम सुबह उठते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता है, नेक में या कहीं पे, कभी हाथ में पेन होता है। तो राइट स्लीपिंग पोस्चर क्या है और कैसे हम उसको इंश्योर कर सकते हैं कि पेन ना हो? सुबह उठ के जो पेन होता है, सोरनेस होती है, उसके 2 कारण होते हैं। या तो हमारा स्लीपिंग पोस्चर खराब हो, या रात को हमें स्ट्रेस मिला है, या रात को आज की जनरेशन में इंस्टाग्राम पे बहुत समय बिताया है। ठीक है, सबसे पहले हम स्लीपिंग पोस्चर की बात कर लें। स्लीपिंग पोस्चर 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि सीधा हम कमर के बल नीचे लेट गए। दूसरा होता है कि साइडवेज टर्न करके, राइट साइड या लेफ्ट साइड ये टर्न करके लिए। ये दोनों एक्सेप्टेबल स्लीपिंग पोस्चर है। कुछ लोग पेट के बल लेटते हैं और कुछ लोग आड़े लेटते हैं कि हाथ को नीचे रखे। ये दोनों खतरनाक डेंजरस स्लीपिंग पोस्चर है। अगर हमको अच्छे मायने में अच्छी स्लीप चाहिए और अगर चाहते हैं कि सुबह उठ के मसल सोरनेस ना हो तो बेस्ट वुड बी टू स्लीप ऑन द बैक। उसके लिए क्या करना है, हमको एक मैट्रेस भी, कुछ और प्रिकॉशन, जैसे मैट्रेस भी हमारी नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं हार्ड और सॉफ्ट का फ़र्क बता दूं। जैसे कि हम ये माथा को टच करें, दिस इज़ अ हार्ड सरफेस। नाक को टच करें, दिस इज़ फर्म सरफेस। ये कान को टच करें, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड। तो मैट्रेस शुड नॉट बी दिस सॉफ्ट, नॉट शुड बी दिस हार्ड, दिस शुड बी लाइक दिस। दिस शुड बी अ फर्म मैट्रेस, नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट। और लोग पूछते हैं कि पिलो कौन सा यूज़ करना है सोते टाइम। पिलो जो तकिया है हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे गर्दन का जो नेचुरल कर्वेचर हमने भगवान ने दिया है उसको ना तो ऊपर एक्सटेंड करना पड़े, ना ही यू करना पड़े, कि हमारी गर्दन जैसी है
नेचुरल पोस्चर में ये उसी पोस्चर में रहे, तो पिलो की हाइट उतनी होनी चाहिए। तो अगर हम मैट्रेस सही रखेंगे, पिलो ठीक रखेंगे, स्लीपिंग पोस्चर ठीक रखेंगे, या कमर पे सोएंगे या फिर साइडवेज सोएंगे, तो हमें मसल सोरनेस होने के चांसेस कम है। अगर हम पिलो की हाइट अच्छी नहीं होगी, या तो हम पेट के बल सोएंगे या आर्टेरा सोएंगे, तो हमें सोरनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो साउंड स्लीप होगी। वहीं जिम से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपके अकॉर्डिंग जिम जो लोग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स आप क्या देखते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है उनको? जिम को लेके सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जिम ना जाना। ठीक है, जो जिम नहीं जाते सोचते कि हम जिम जाएंगे तो इंजरी हो जाएगी, ये सोच ही पहली बात में गलत है। जिम जाने के बाद जो मिस्टेक्स होती हैं उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले कि हम एडिक्वेट वार्म अप और कूल डाउन, ये दो पोर्शंस, दो फैक्ट्स हैं जो लोग नहीं करते। आज की डेट में वार्म अप का जो वार्म अप के बारे में लोग फिर भी थोड़ा जानकार बन गए हैं कि लोग थोड़ा वार्म अप करे करते हैं, लेकिन कूल डाउन इज एज इम्पॉर्टेंट एज वार्म अप। कूल डाउन की जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है एज वार्म अप। वार्म अप का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो हमने लेग प्रेस करने हैं, तो हम सीधा 100 किलो पे ना जाए, पहले हम 40 केजीज 50 केजीज, मेरा मतलब है कि इंक्रीमेंटल डोज में हम हर एक्सरसाइज को करें। तो छोटे डोज जब कम वेट्स पे हम करेंगे तो वो एक्सरसाइज फायर हो जाए, मसल फायर हो जाती है। आप समझो, जैसे कि आप देखें कि कोई स्प्रिंटर है जो 100 मीटर की स्प्रिंट करता है, तो वो खड़े खड़े तो स्प्रिंट नहीं करता, वो अपनी पोजीशन लेता है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो करता है। वो क्या है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट क्या है, वो उसकी पोजिशनल फायरिंग है कि वो अपने आप को, मसल्स को प्रिपेयर कर रहा है कि अभी जैसे ही गोली आएगी, गो बोलेगा, तो वो मसल फायर होके करेगा। वैसे ही जब हम जिम में जा रहे हैं, हमको कोई एक्सरसाइज करना है, बाइसेप्स कर्ल करने हैं, ट्राइसेप्स कर्ल्स करने हैं, कुछ भी करने हैं, तो अपना बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट और बेस्ट आउटपुट पहली बार में नहीं देना, वो मसल्स को थोड़ा प्रिपेयर करना है। वो कैसे प्रिपेयर होगा, उससे जो हम आउटपुट जाना चाहते हैं उससे थोड़ा कम, सपोज 10 kg करना है तो 5 kg से स्टार्ट करें, देन इंक्रीज करें, फिर डिक्रीज करें। तो वार्म अप, इंक्रीमेंटल डोज, कूल डाउन, ऐसे करेंगे तो जिम से इंजरी कम हो जाएगी। तो वार्म अप, कूल डाउन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी मिस्टेक है कि हम हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखते। कई बार इंजरी क्या होती है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड था, उसका बैलेंस खराब हो गया, वो गिर गया, तो नी में, एंकल में इंजरी हो जाती है। ठीक है। थर्ड कॉमन मिस्टेक है कि हम औरों से कंपेयर करते हैं कि वो तो यार इतना वेट कर रहा है, आज तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं भी करूँगा सीधा जाके। तो लिसन टू योर बॉडी। हमेशा आपकी लड़ाई अपने आप से है, आपका कंपैरिजन अपने आप से है। अगर आप ये देखेंगे कि आज मैं इतना कर रहा हूँ तो कल मैं इससे थोड़ा ऊपर करूँगा, अगर कल वो भाई राजू इतना कर रहा है मुझे उतना करना है, ऐसा करेंगे तो वो इंजरी होने के लिए पक्का ही रेसिपी है। चौथी चीज़ है, हम रेस्ट नहीं करते। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सातों के सातों दिन जिम जाना ज़रूरी नहीं है, हमें एक रेस्ट डे ज़रूर लेना चाहिए। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो मसल फटीग आएगा और मसल इंजरी हो जाएगी। वेट लिफ्टिंग से बोन्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या मतलब कोई रिस्क है, या ये पूरी तरह से सेफ है? बस वेट लिफ्टिंग अगर अच्छे से की जाए, सुपरविजन में की जाए, प्रॉपर टेक्निक से की जाए, प्रॉपर फॉर्म में की जाए, तो एब्सोल्युटली सेफ है। जैसे मैंने बताया, फॉर्म का मतलब ये है कि आपने जब वेट लिफ्टिंग करनी है तो आंखें सामने, शीशे के सामने या फिर ट्रेनर के सामने, यू हैव टू बी इन सुपरविजन, एज अ सेल्फ सुपरवाइज, अपने आप को देखते हो शीशे के सामने, या इन फ्रंट ऑफ ए जिम ट्रेनर जो कि डिग्री होल्डर, जो कि एजुकेटेड हो, हु नोस कि कैसे वो फॉर्म को बताना है। आप जो गलती कर रहे हैं वो जिम ट्रेनर को बताना चाहिए, या आपने सेल्फ एजुकेट किया हुआ है अपने आप को यूट्यूब से या किताबें पढ़ के कि कौन सी मसल के लिए क्या पोस्चर है। अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक सही है तो ये वेट लिफ्टिंग आपको फ़ायदा देगा। अगर आपकी फॉर्म टेक्निक नहीं है तो वेट लिफ्टिंग आपको नुकसान भी दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम फॉर्म टेक्निक को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग से इंजरी हो रही है। जो कम उम्र के बच्चे जिम करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए अक्सर कहा जाता है कि उससे उनकी हाइट रुक जाती है, ये कितना सही है? देखो, बच्चों की जो हाइट बढ़ती है हमारी एडोलेसेंस में, वो ग्रोथ प्लेट की वजह से बढ़ती है। ग्रोथ प्लेट हमारे बोन के एंड में होता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ, जो बोन्स की लेंथ होती है वो बढ़ती है। अगर ग्रोथ प्लेट का डैमेज हो जाए तो हमारी हाइट या बोन की लेंथ वो रुक सकती है। अगर बच्चे जिम जाएं तो उसकी ग्रोथ प्लेट की डैमेज होने की चांसेस जिम की वजह से बहुत कम है। अगर अच्छे से इंक्रीमेंटल डोज में, यानी कि वेट्स को हम धीरे धीरे बढ़ाएं और जिम ट्रेनर की सुपरविजन में या सेल्फ सुपरविजन में एजुकेटेड पर्सन वेट ट्रेनिंग करे, तो इसके ग्रोथ प्लेट डैमेज नहीं, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि नहीं होगा।
और ये भी देखिए कि जो बच्चे हैं जो जिम जाके उनका फ़ायदा कितना है। हमारे जिम जाके बच्चों का मसल बैलेंस, कोर स्ट्रेंथनिंग, बोन हेल्थ, ये सारे इम्प्रूव होंगे। और बस ध्यान ये रखना है कि इंक्रीमेंटल डोज में किया जाए और सुपरविजन में किया जाए, ताकि ग्रोथ प्लेट का डैमेज ना हो। अगर ग्रोथ प्लेट का डैमेज अवॉइड कर सकें तो हाइट की और लेंथ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब ये वैसे ये मिथ है कि हाँ कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है बच्चों की, अगर सुपरविजन में किया जाए तो ये सही है। 100% अगर सुपरविजन में किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो हाइट की रिकॉर्ड नहीं होगी जब हम जिम जाते हैं। कुछ डेली एक्सरसाइज जो सबको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए, कॉमन एक्सरसाइज कुछ। कॉमन एक्सरसाइजेज जो हमें सबको करनी चाहिए उसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं। एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक होती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। हम रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, ये इनमें से कुछ भी अगर हम हफ्ते में 4 से 5 बार 30 मिनट्स के लिए भी करें तो हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करके हम शोल्डर की, हिप की, नी की, एंकल की, ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ सकती है। थर्ड पार्ट आता है कोर स्ट्रेंथनिंग, जो हमारे लोअर बैक, ग्लूटियस, काफ, ये लो बैक पे और ग्लूटियस काफ पे जिसको हमें कोर बनाता है, जिसकी वजह से हम हमारे खड़े होकर बैलेंस कर सकते हैं, वो अगर ठीक रहेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो हमारी कोर स्ट्रेंथ ठीक होगी। तो कोर स्ट्रेंथनिंग, कोर मसल्स को एक्टिवेट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग ऑल्सो। ओके। हैवी वर्कआउट के बाद या फिर पूरे दिन के बाद जब थकावट होती है तो कोल्ड वाटर शावर या फिर वार्म वाटर शावर कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए और रिलैक्सेशन के लिए? सी 3 टाइप के शावर्स हैं। एक कोल्ड वाटर शावर है, एक हॉट वाटर शावर है और एक अल्टरनेट शावर है, जिसे कहते हैं कोल्ड फॉलोड बाय हॉट और हॉट फॉलोड बाय कोल्ड, अल्टरनेट। तो ये तीनों का साइंटिफिक एविडेंस है, तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, तीनों की हम बातें करते हैं। अगर आपको मसल फटीग है, मसल सोरनेस है, रात को नींद सोने से पहले अगर आपको शावर लेना है तो उस टाइम पे हॉट वाटर या वार्म वाटर शावर लेंगे। इसे ना हॉट वाटर नहीं कहते, वार्म वाटर कहते हैं, ठीक है। अगर फटीक से करना है, रात को सोना है, कल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी, रिलैक्सेशन करना है, तो वार्म वाटर शावर लें। जस्ट क्रिकेट मैच खेल के आए हो, स्पोर्ट्स खेल के आए हो, हैवी वर्कआउट करके आए हो और उसकी वजह शावर जो लेना है, उसमें रिकमेंडेड शावर कोल्ड वाटर शावर है। कोल्ड वाटर का फ़ायदा ये है कि एकदम से ब्लड वेसल्स को कम करता है, बट इसका नुकसान ये है कि मसल को एक्टिवेट करता है। तो एक्यूट सोरनेस वो कम करेगा कोल्ड वाटर, मसल फटीक, क्रॉनिक जो शाम की थकावट है वो ठीक करेगा वार्म वाटर। अर्थराइटिस के बारे में हमने बहुत सुना है, थोड़ी देर पहले आपने भी बताया, तो मैं चाहूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ आप बताएं कि अर्थराइटिस क्या होता है और ये इसके कितने टाइप्स होते हैं। आर्थराइटिस के अराउंड मोर देन 100 टाइप्स होते हैं। आर्थराइटिस सिर्फ एक ऑस्टियो आर्थराइटिस पे लिमिटेड नहीं है। लोग जो जनता, हमारे समाज जानता है, यूजुअली वो ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जानता है। वो 100 में से एक टाइप का ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो डिजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इसका मतलब कि जो हायर एज में यूजुअली हमें पाया जाता है। लेकिन कुछ आर्थराइटिस होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया भाई के नाम से जाना जाता है, वो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है जो हमारे जोड़ों को अटैक करता है। तीसरा टाइप है सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस मीन्स कि सोरियासिस एक स्किन की डिजीज होती है, उस बीमारी में हमारे जोड़ में भी अटैक होता है, उसे कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। एक होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, जो कि सेंट्रल सिस्टम में, जैसे कि लोअर बैक में, सैक्रोइलियक जॉइंट में, हिप के आसपास की सैक्रोइलियक जॉइंट है, उसको अटैक करता है। ऐसे न्यूमरस आर्थराइटिस हैं। मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस हमें मिलता है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओके। तो अर्थराइटिस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है या सिर्फ इसको मैनेज किया जाता है? आर्थराइटिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम बस कंट्रोल कर सकते हैं और जो ये डैमेज कर रहा है या कर चुका है उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के या फिर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक होता है दवाइयों से, दूसरा जिसमें फिजियोथेरेपी दवाइयाँ आती है, दूसरा होता है सर्जरी से। दवाइयों में जैसे कि ओवर द काउंटर हमें पेन किलर मिल जाती है, या डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ये दवाइयों से आर्थराइटिस, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, वो कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरा फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाना, जॉइंट के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथ करना, ये हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम उस जॉइंट की मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर ये सब कामयाब ना हो और आर्थराइटिस हायर ग्रेड में चले जाए और बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाए आर्थराइटिस के, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो सर्जरी करना। ओके। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को डाइट में किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? कई डाइट में कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें आर्थराइटिस को
प्रमोट करती हैं और कई डाइट्स की चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं। जो डाइट में हमको अवॉइड करना चाहिए वो होता है टू मच शुगरी फूड, जैसे कि कैंडीज़, टॉफ़ीज़, कार्ब चिप्स खाना, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट लाइक सॉसेजेस, ये इन्फ्लेमेटरी कॉज करती हैं। ठीक है, डाइट में जो कि हमें आर्थराइटिस में हेल्प करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, वो है लाइक बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स, चेस्टनट्स, ये सब फ्रूट्स हैं जो कि हमको आर्थराइटिस में हेल्प करती हैं। ओके। आर्थराइटिस के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन और फिजियोथेरेपी कितना वर्क करती है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी और मेडिसिन के बिना तो सर्जरी कामयाब भी नहीं। तो हमारे पहली कोशिश हमेशा हर बीमारी का आर्थराइटिस में बिना सर्जरी के इलाज करने का रहता है। उसमें हमारे पास फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिसिन, ये 3 हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं। सर्जरी जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, ये किस स्टेज पे रिकमेंड की जाती है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवांस केसेस में की जाती है कि जब पेन बहुत हो जाए और एक्सरे में भी दिखाई जाए कि काफ़ी डैमेज हो चुका है और पेशेंट की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, जैसे कि यहाँ से मार्केट तक जाना, बाहर घूमना, और जब पेशेंट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले कि आज मुझे जाने का मन नहीं क्योंकि पेन है, तो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, एडीएल बोलते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो कम हो जाती है, पेन कंट्रोल नहीं होता मेडिसिन से, तो हम सर्जरी उस पेशेंट को ऑफर करते हैं। आर्थराइटिस से बचने के लिए एक नॉर्मल पर्सन अपनी डेली लाइफ में किन चीज़ों को ऐड कर सकता है या अडॉप्ट कर सकता है जिससे वो इन फ्यूचर उसको आर्थराइटिस ना हो? अगर हम अपने किशोरावस्था में 20, 30, 40 ईयर्स में अपने आप को ध्यान रखेंगे तो हम आर्थराइटिस को प्रिवेंट या पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अच्छी उम्र में अगर हम मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ यानी कि बोन और मसल का ध्यान रखें, अच्छा लाइफस्टाइल रखें, टू मच अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करें, हमारा अगर स्लीप साइकिल अच्छा है, हमारा स्ट्रेस नहीं है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम वाले डाइटरी फूड हमने अच्छे लिए हैं, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, ये सब हमने अवॉइड किए हैं, हमने रेगुलर एक्सरसाइज किया है, सुपरविजन में या प्रॉपर टेक्निक फॉर्म और से हमने जिम किया है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम करेंगे, गुड हाइड्रेशन रखेंगे, तो हमें आर्थराइटिस को प्रिवेंट या एट बेस्ट पोस्टपोन तो कर ही सकते हैं। हमने स्लिप डिस्क के बारे में भी बहुत सुना और देखा हाँ है, जी। तो असल में ये क्या है, इसके बारे में आप बताइए, और क्या कहते हैं इस ये डेवलप कैसे होती है? स्लिप डिस्क अपने नाम से ही अपने आप को बताता है कि जब डिस्क स्लिप हो जाती है, हमारे कमर में वर्टिब्रा होते हैं, जो छोटी हड्डियां होती हैं, उसके बीच में डिस्क होती है, जो हड्डी के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में रहती है। जब वो स्लिप होके पीछे आ जाती है तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। और हमारे वर्टिब्रा का काम होता है कि हमारे नसों को प्रोटेक्ट करना। जब ये डिस्क स्लिप होके नसों को इरिटेट करती है, वो हमें पेन की तरह प्रेजेंट करती है। पेशेंट को यूजुअली क्या होता है कि कमर में दर्द होता है और वो कहता है कि ये पैर में जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ की जो नस है उसमें दबाव या इरिटेशन हो रहा है, तो उसको हम स्लिप डिस्क की तरह डायग्नोस करते हैं। ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज में होती है या नहीं नहीं, नॉर्मल एज में ये भी? नॉर्मल यंग एज मेल, यंग फीमेल्स में भी बहुत कॉमन पाई जाती है। लॉन्ग सिटिंग जॉब्स या वेट लिफ्टिंग की वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है? लॉन्ग सिटिंग जॉब वाले पर्सन अगर अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम नहीं करेंगे, लो बैक पे काम नहीं करेंगे, तो वो हाई रिस्क पे आ जाते हैं स्लिप डिस्क पे। और स्लिप डिस्क में नॉन सर्जिकल, जैसे मैंने आपसे पहले अर्थराइटिस में पूछा, वैसे ही स्लिप डिस्क में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में क्या सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? फिजियोथेरेपी, मेडिसिन या एक्सरसाइज? सी, स्लिप डिस्क मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है अनलेस स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो सर्जरी के। ठीक है, और इन बाकी कंडीशंस में स्लिप डिस्क से अपने आप ठीक हो सकती है, तब तक हमें उसको फिजियोथेरेपी, लो बैक का एक्सरसाइजेस, कुछ डेडिकेटेड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिससे सूजन कम हो जाए, जो नसों के आसपास की इरिटेशन है वो आप सूजन कम करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो ये मेडिसिन से और गाइडेड फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन से वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कई केसेस में कम हो जाती है। वहीं स्लिप डिस्क से खुद को बचाने के लिए डेली लाइफ में किन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं? बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, ये इस पे हम ध्यान रखेंगे। बोन हेल्थ में आपको मैंने बताया कि डाइट अच्छा रखेंगे, कैल्शियम रिच फूड रहेंगे। लो बैक की एक्सरसाइज हमारी अगर अच्छी रहेगी, लो बैक की मसल्स हमारी टॉट रहेंगी, हम अगर प्रिकॉशन लेंगे, हम सीधा बैठेंगे, स्लाउच नहीं करेंगे, अब तो फिर ये प्रिकॉशन लेके हम स्लिप डिस्क की परेशानी को मिनिमाइज कर सकते हैं। योगा और स्ट्रेचिंग स्लिप डिस्क के लिए सेफ है या फिर कुछ प्रिकॉशंस है, इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? स्लिप डिस्क को प्रिवेंट करने के लिए योगा, स्ट्रेचिंग बहुत सेफ। पोस्चर मिस्टेक्स जैसे स्लीपिंग वगैरह में, बैठने में, सोने में, इससे भी स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है? इससे कोई रिस्क नहीं।
और स्लिप डिस्क से मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है या स्लिप डिस्क की दिक्कत है, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए क्योर करने के लिए? सबसे पहले तो अगर इमीडिएट स्लिप डिस्क हो गया है तो उसको एक बेड पे फर्म मैट्रेस पे रेस्ट करना है, हिप और नी के नीचे पिलो रखना है और लेग को मूव मूव नहीं करना ज़्यादा। एक्यूट रेस्ट से और पेन किलर से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कुछ समय में कम हो जाती है, और अगर परेशानी ना हो तो तुरंत ही एक अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना। नकल क्रैकिंग जो कि सब लोग डेली अपना करते रहते हैं, किसी को आदत भी होती है, उसमें आवाज़ आती है एक, वो किस वजह से आती है? जी, हमारे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड नाम का फ्लूइड होता है, ठीक है? उसके अंदर उसका काम होता है कि हमारी जो परत है, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उस फ्लूइड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज़ होती हैं, ठीक है? जब हम नक्कल को ऐसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो जॉइंट स्पेस बढ़ता है। जैसे ही जॉइंट स्पेस बढ़ता है, तो जो बबल होते हैं इन गैसेज़ के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो स्ट्रेच होते हैं और फट जाते हैं। तो जो द बर्स्टिंग ऑफ द बबल, जो जॉइंट के फ्लूइड के अंदर है, जो बर्स्ट होता है बबल को, उस बबल से जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, उसे क्रैकिंग कहते हैं। इसको हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कैविटेशन बोलते हैं। तो ये नकल क्रैकिंग करना ये सेफ है या फिर इससे जॉइंट्स वीक होते हैं? अगर हम पर्याप्त नंबर में करें तो ये सेफ है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको एक्सेसिव खींच खींच के करने की आदत पड़ जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खींचें और उसको इंजरी कर दें जॉइंट को, तो वो हार्मफुल होती है। वो आवाज़ की वजह से हार्मफुल नहीं है, वो हमारी एक्टिविटी से, तो हमारे जॉइंट को, जो हमारे ट्रैक्शन से, खिंचाव से जो जॉइंट को नुकसान है, वो हार्मफुल होता है। वॉइस से नुकसान नहीं हो रहा। उंगलियों के साथ साथ कुछ लोग गर्दन भी चटकाते हैं, उनको हैवी फील होता है, लेकिन जब गर्दन चटकाते हैं उनको बहुत लाइट फील होता है। इसका क्या रीज़न है और इसका क्या असर होता है? इसके दो रीज़न हैं। एक तो वही जैसे मैंने बताया कि साइनोवियल फ्लूइड में जो बबल्स होते हैं वो क्रैक करते हैं। दूसरा है यहाँ पे लिगामेंट जो होता है वो बोन के ऊपर स्लाइड करते हैं। उसकी वजह से जो स्लाइड और स्नैपिंग होती है उसको वॉइस को हम क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है? इसको भी कई इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत आता है लोगों को। कई लोग ऐसे आवाज़ करके अच्छा फील करते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो हम जब बैठे हैं या खड़े हैं तो हमारे गर्दन की मसल एक्टिवेटेड है, वो हमारे सर को स्टेबल रखती है। तो कई समय तक अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ मसल एक्टिवेट रहेंगी, टॉट हो जाएंगी, और जो कुछ मसल एक्ट नहीं कर रही वो लूज हो जाती है। तो उस मसल को जो एक्टिव ज़्यादा टॉट हो गई है उसको स्ट्रेच करने का ब्रेन से सिग्नल आता है कि इसको खींच के थोड़ा रेस्ट दे दो, और दूसरी मसल जो एक्टिवेटेड नहीं है उसको काम पे लाओ, ठीक है? अगर हम सिटिंग जॉब में हैं, आईटी सेक्टर में है, प्रोफेशनल है, अगर हम लगातार कंप्यूटर पे काम करने में आधे घंटे बाद, 45 मिनट्स बाद अगर रेस्ट करते हैं, मूवमेंट, नेक की मूवमेंट करते रहेंगे, तो ये जो हमारी कंपल्शन जो है, जो हमें जो ज़रूरत पड़ती है क्रैक करने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो टॉटनेस ऑफ द मसल वो कम हो जाती है। स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आप हैं, तो अब उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा कौन-कौन सी इंजरीज़ आपको देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की इंजरीज हमें देखने को मिलती हैं, उसमें से एक है एसीएल इंजरी। एसीएल इंजरी मतलब कि जो घुटने का जो लिगामेंट है, उसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, उसकी इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन मेरे पास आती है। आमतौर पर क्रैक एसीएल टियर होने के रीज़न क्या हैं? और एसीएल जो टियर होता है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स में होता है या डेली लाइफ की भी कुछ चीज़ों से इस पे इफेक्ट पड़ता है? एसीएल टियर होने के कारण होता है कि आपके नी को एक एबनॉर्मल स्ट्रेस मिला। इट कुड बी अ कॉन्टैक्ट इंजरी और कुड बी नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी। कॉन्टैक्ट इंजरी मतलब कि जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो और किसी का लेग आपके नी पे लगा, तो वो नी ट्विस्ट हो गया या मुड़ गया, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इंजरी। दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी, जैसे कि मान लो हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हम इधर भाग के चेंज ऑफ डायरेक्शन करते हैं, उसे पिवटिंग मोशन आता है, मोमेंटम शिफ्ट ऑफ मोमेंटम आता है, तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट कहते हैं। कभी हम खड़े, एकदम से बस छूटी, हमको भागना पड़ रहा है खड़े खड़े विदाउट प्रिपरेशन, तो वो चेंज इन मोमेंटम हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट है, लेकिन एक्यूट नी में ट्विस्ट आता है, तो इसे नॉन कॉन्टैक्ट मोड ऑफ नी इंजरी कहते हैं, जिसमें एसीएल इंजरी होता है। और ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये स्पोर्ट्स एथलीट में ही होता है। एसीएल इंजरी नॉर्मल पर्सन में, जो कि हाउसवाइफ है या फिर आईटी प्रोफेशनल है या कि डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, इन सब में हो सकता है, क्योंकि इनकी मसल्स जो है नी के आसपास वो स्ट्रांग नहीं है, तो सीधा स्ट्रेस, हल्का सा भी स्ट्रेस है वो लिगामेंट पे आता है, तो वो टॉन हो जाता है। तो एसीएल टियर होने के सिम्टम्स क्या है जो इमीडिएट नोटिस किए जा सकते हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें नॉर्मल नी पेन है या फिर एसीएल टियर हुआ है।
अगर एसीएल टीयर एक्यूट होता है तो पेशेंट को एक पॉप सी आवाज़ आती है, टक करके पता लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और इंजरी के बाद घुटने में सूजन आएगा, कभी किसी केस में लाल हो सकता है, हीमाटोमा खून इकट्ठा हो सकता है, उसके से लाल हो सकता है, और एकदम से पेन और स्वेलिंग आएगी घुटने में। अगर ये में से कुछ भी हो तो इसका मतलब एसीएल के होने के चांसेस हैं। इसके ऑप्शंस क्या है इसको क्योर करने के, और किस केसेस में सर्जरी जो है सजेस्ट की जाती है? एसीएल टीयर पार्शियल हो सकता है या फिर कंप्लीट हो सकता है। पार्शियल टीयर में अगर पेशेंट को इंस्टेबिलिटी, यानी कि हम हिंदी में लचकपन कहते हैं, अगर लचकपन नहीं आ रहा, पेशेंट आराम से पर्सन चल पा रहा है, भाग पा रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम भी कर पा रहा है रिहैबिलिटेशन के बाद, तो उस केस में हम सर्जरी के बजाय हम गाइडेड फिजियोथेरेपी और कुछ कंडीशन में पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन दे सकते हैं उस मरीज़ को, ताकि वो एसीएल की सर्जरी अवॉइड कर सके। लेकिन अगर फिजियोथेरेपी देने के बाद भी उसको लचकपन आ रहा है, पेशेंट आराम से भाग नहीं पा रहा, या उसको इंस्टेबिलिटी हो रही है, मोमेंटम चेंज नहीं कर पा रहा और कंप्लीट टीयर है, इसका मतलब उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगा। एथलीट एसीएल इंजरीज से किस तरह से बच सकते हैं? क्या चीज़ें जो हैं उनका उनको ध्यान रखना चाहिए? अगर हम एसीएल इंजरी को मिनिमाइज कर सकते हैं, एसीएल इंजरी इज एन इन एन एथलीट इज लाइक एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, कि हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से जो इंजरी होती है उसको हम मिनिमाइज ही कर सकते हैं, अवॉइड टोटली नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स हमारी एक्टिवेटेड है, गुड फायरिंग मसल है, क्वाड्रिसेप्स पे हमने वर्क किया है, हैमस्ट्रिंग पे वर्क किया है, तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। स्पोर्ट्स खेलने से पहले हमें अच्छे से वार्म अप करना है, वही मसल्स को अच्छे से फायर करना है, न्यूट्रिशन पूरा लेना है, हाइड्रेशन पूरा लेना है। अगर ये मसल एक्टिवेटेड है, नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, मसल्स पूरा प्रिवेंट कर रही है, तो इंजरी होने से एसीएल के चांसेस कम हो सकते हैं। और आपके अकॉर्डिंग जैसे आप केसेस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स इंजरीज को लेके लोगों के मन में सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है या मिथ क्या है जिनको आप क्लियर करना चाहें? जी, सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्पोर्ट्स इंजरीज स्पोर्ट्स पीपल में ही होता है। ऐसा नहीं है। हम इसे कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। ओके, जो कभी कभी आज हमारा मन किया तो आज हम बैडमिंटन खेल पड़े, आज हमारा मन पड़ा तो बड़े दिनों बाद हम जॉगिंग पे निकल पड़े, रनिंग कर पड़े, स्विमिंग कर पड़े। इसे हम वीकेंड वॉरियर कहते हैं, कि जब अपने हॉस्पिटल या ऑफिस या प्रोफेशनल से टाइम निकाल के कभी कभी हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, उसमें भी स्पोर्ट्स इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा मिथ है कि पेन नहीं है तो इसका मतलब इंजरी नहीं है। एसीएल टीयर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पेन से ही प्रेजेंट करे, वो इंस्टेबिलिटी से प्रेजेंट करता है मोस्टली। पेशेंट को दर्द नहीं है लेकिन लचकपन है, स्थिर नहीं है, जॉइंट स्टेबल नहीं है, तो वो पेशेंट कहता है कि हमारा तो पेन नहीं है। पेन तो तब होगा जब आर्थराइटिस जब डिजनरेट होना लग जाएगा, या फिर आप भागना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि स्टेबल नहीं है। तो इस ऐसे मिसकंसेप्शन बहुत है स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर। जैसे अभी वीकेंड वॉरियर्स के बारे में आपने बताया, जो लोग सिर्फ वीकेंड्स पे खेलना पसंद करते हैं, कभी कभी खेलते हैं, तो उनको क्या इंजरी से प्रिवेंशन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? वीकेंड वॉरियर्स को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनकी मसल्स जो स्पोर्ट्स में कभी कभी एक्टिवेट होती है, तो उनको 30 to 40 मिनट्स रनिंग करना, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना, क्वाड्रिसेप्स को फायर करना, हैमस्ट्रिंग को फायर करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये वीकेंड वॉरियर्स बहुत जल्दी मिस्टेक करते हैं कि वो प्रॉपर सीधा स्पोर्ट्स में गए, लॉन टेनिस गए, रैकेट उठाया और शॉट मार दिया ना। ऐसा इट्स अ रेसिपी कि आप मेरे पास इंजरी लेके आओगे। दूसरी बात है हाइड्रेशन ढंग से न रखना। इसमें अगर हाइड्रेशन ना हो तो आपको पक इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। उसके बाद होता है वार्म अप करने के बाद, स्पोर्ट्स खेलने के बाद कूल डाउन अच्छे से ना करना। आपको मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम देना है, एकदम से वापस नहीं जाना है, कूल डाउन करना है। मे बी इट इन्वॉल्व्स कोल्ड शावर ऑल्सो। तो ये वीकेंड वॉरियर्स को ये 3-4 स्टेप्स का ध्यान ज़्यादा रखना है कि ताकि इंजरी प्रिवेंट ना हो, क्योंकि उनकी बेसिक स्तर पे मसल्स इतने एक्टिवेटेड नहीं हैं जितने एक नॉर्मल एथलीट के होते हैं। वहीं आपने नोटिस किया है कि कुछ स्पोर्ट्स में कुछ पर्टिकुलर इंजरीज काफ़ी कॉमन है? 100%। जैसे कि स्पोर्ट्स भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। जैसे कि हम फुटबॉल होता है, रग्बी होता है, ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है मोस्टली। तो जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है फुटबॉल जैसे कि, उसमें आपकी नी के ट्विस्टिंग की इंजरीज, जिसमें सीधा आपको लगता है इंजरी होती है, उसमें उसकी वजह से एसीएल इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। नी डिसलोकेशन बहुत कॉमन हो जाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट बोले लॉन टेनिस है, शोल्डर कफ टीयर लॉन टेनिस प्लेयर्स में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उसमें आपको हाथ को ज़्यादा घुमाना पड़ता है।
ये वाली इंजरी फुटबॉल प्लेयर में कम होगी। तो हर एक स्पोर्ट्स का अपना सेट ऑफ इंजरीज लेके आते हैं। जो गोल्फ प्लेयर है उसमें गोल्फर एल्बो होता है, टेनिस प्लेयर में टेनिस एल्बो भी कॉमन होता है। तो इसलिए हर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो उससे होने वाली ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जिसे बोलते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, बहुत स्पेसिफिक होती है। क्या आपको लगता है कि एज और फिटनेस का इंजरीज से डायरेक्ट कोई लेना देना है या डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, एज का इंजरी से लेना है कि हमें हर एक एज में अपनी एज को देखते हुए उस हिसाब से हमें एक्सरसाइज करना है, अपने बोन और हेल्थ मसल को ध्यान रखना है और अपनी फिटनेस लेवल उस हिसाब से इंक्रीज करना है। फिटनेस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट कि हम जवानी पे ही फिटनेस पे काम करते हैं, हम हर एज में फिटनेस पे काम करते हैं। तो उसकी वजह से हमें फिटनेस को हमेशा प्रमोट करना है। हमारे मेथड्स ऑफ एक्टिविटी काफ़ी चेंज होती है। जैसे कि हम बोला है कि हम जब यूथ होते हैं, यंग होते हैं, एथलीट होते हैं, तो हम एक्सरसाइज को बोलते हैं हिट बोलते हैं, HIIT। इसका मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कि हम छोटे छोटे बर्स्ट में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर हाई इंटेंसिटी वर्क करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। इसी कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे हम एज में बड़े होते हैं, मे बी थोड़ा आर्थराइटिस होने लगता है, मसल स्ट्रेंथ थोड़ी सी गिरने लगती है, तो हमारी ये हिट कम हो जाता है। हम लो इंटेंसिटी एरोबिक ट्रेनिंग पे जाते हैं कि इंटेंसिटी कम रहेंगे और एरोबिक एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इंटेंसिटी कम रख के काम करेंगे। तो इसलिए एज के हिसाब से हमें एक्टिविटी लेवल को मॉडिफाई करना है। इसलिए हमेशा हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अब हमेशा कंपैरिजन अपने आप से करना है कि आज हम किस स्तर पे हैं, किस एज में है, हमारे एक्टिविटी लेवल कितना है, हमारा फिटनेस लेवल कैसा है, उसी को थोड़ा थोड़ा पुश करना है। किसी और से कंपेयर करके अगर सामने वाला यंग एथलीट है और वो HIIT कर रहा है, हिट कर रहा है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम पहले दिन जाके वो नहीं करेंगे। हम मे बी हमारी सिचुएशन ये है कि हमें लो इंटेंसिटी एरोबिक ट्रेनिंग पे जाना है। वहीं अक्सर कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एथलीट्स को इंजरीज से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजीज आप सजेस्ट करेंगे? ये तो ओल्ड एज सेइंग है कि प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। अगर हम इंजरी प्रिवेंट कर देंगे तो हमें क्योर का टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजरी हो जाती है एथलीट को, इंजरी टू एन एथलीट मीन्स कि उसका एक सीजन चला गया है, क्योंकि रिटर्न टू स्पोर्ट्स वुड बी अराउंड 6 months to 9 months एंड 12 months इन सम केसेस। तो इसलिए इंजरी प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हाइड्रेशन पूरी रखनी है, प्रॉपर वर्कआउट करना है इन द इंटरवल, कि आज स्पोर्ट्स है, परसों स्पोर्ट्स है, बीच में एक दिन में वर्कआउट करना ताकि मसल एक्टिवेटेड रहे। प्री वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप फॉलोड बाय स्पोर्ट्स फॉलोड बाय कूल डाउन। स्पोर्ट्स के बाद कोल्ड शावर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। न्यूट्रिशन हमेशा हमें अच्छा होना चाहिए। स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब 5-6 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इंजरीज से कैसे बच सकता है वो तो आपने बता दिया, लेकिन अगर इंजरी हो जाती है तो इन केस ऑफ इंजरी इमीडिएट स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए? सबसे पहली बात, इंजरी अगर हो जाती है तो अपने आप को पुश नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि पेन जो है वो संकेत है, वो खुद से बीमारी नहीं है, वो संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अपने आप को वो पेन से पुश करना कई केस में इंजरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर जाता है। जैसे कि हमारी लैंग्वेज में किया जाए कि क्वाड्रिसेप्स टीयर ग्रेड 2 है, अगर हम पुश करेंगे तो ग्रेड 2 विल बिकम कंप्लीट टीयर। तो इंजरी जब हो गई है तो उसमें समझदारी ये है कि फटाफट से साइड हो जाओ, रेस्ट लो, आइसिंग करो, कंप्रेशन दो, एलिवेशन करो, और अगर ठीक नहीं हो रहा है इन सब से, पेन किलर से, तो एक डॉक्टर्स को सलाह करो। अपने आप को इंजरी के बाद पुश करने से इंजरी की ग्रेविटी और बढ़ सकती है और एंड ऑफ करियर भी हो सकता है प्रोफेशनल एथलीट्स में। इंजरीज होने पर यूजुअली ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है पूरा? ये तो इंजरी पर डिपेंड करता है कि इंजरी होने पे प्रोसेस क्या है। हर, वैसे मैंने बताया कि हर इंजरी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इंजरी का ग्रेड क्या है, टाइप क्या है, मरीज़ की या पेशेंट एथलीट की एथलेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसका ये सीज़न खेलना ज़रूरी है या इस सीज़न को स्किप करके अगले सीज़न में जा सकता है, उसकी रिहैबिलिटेशन, उसकी फिजियोथेरेपी, उसका रेस्ट कितना है। ये तो हर एक इंजरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप में बहुत सारी ग्रेडेशन होती है, तो उसको आप एक स्टेटमेंट में बताना मुश्किल है। वहीं अब कुछ हैबिट्स और कुछ फूड्स जो आप एज ए डॉक्टर हर किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे अपने डेली लाइफ में ऐड करने के लिए? हाँ, सो देर आर सो मैनी हैबिट्स जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो कि IT प्रोफेशनल में। इसे हम कहते हैं 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल का मतलब ये है कि हर 20 मिनट बाद आप
अपने लैपटॉप से ब्रेक लें, 20 फीट की दूरी पे एक चीज़ को 20 सेकंड तक ताकें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हर 20 मिनट के बाद अपनी आंखें मॉनिटर से हटाएं, 20 फीट की दूरी पे एक कोई चीज़ हो उसको 20 सेकंड तक दें। तो इसको हम कहते हैं 20-20-20 रूल। इससे हमारा नेक का स्ट्रेन थोड़ा कम होता है। साथ में हम जो काम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक लेके हमको नेक और शोल्डर की रोलिंग, शोल्डर की श्रगिंग, नेक की मूवमेंट, ये करना ज़रूरी है। और फ्रीक्वेंट ब्रेक लेके 45 मिनट्स 50 मिनट्स की सिटिंग के बाद फ्रीक्वेंट ब्रेक लेके एक चक्कर लगाएं। मान लो अगर आपको फ़ोन आ जाए तो आप बैठे मत रहिए, फ़ोन को आप तो अटेंड करने के लिए चल भी सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली फॉर एन IT सेक्टर पर्सन। साथ में न्यूट्रिशन का और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, स्लीप साइकिल रखें। बोलना बड़ा आसान है, स्ट्रेस को अवॉइड करें। ये सब चीज़ें रहेंगे तो हमारी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, परफेक्ट आउटपुट। वही कुछ फूड जो हमें हर किसी को ऐड करने चाहिए डेली लाइफ में, कोई फ्रूट हो गया, कोई फूड जो आप बताना। हाँ जी, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमेशा ऐड करने चाहिए, चिया सीड्स ऐड करने चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये हमें काम करना चाहिए। हमें डाइटरी प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और दूध से बने पदार्थ, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं, ये हमको लेने ही चाहिए। जो हमें अवॉइड करने चाहिए वो है प्रोसेस्ड फूड लाइक चिप्स, चॉकलेट्स, कैंडीज़, प्रोसेस्ड मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक सॉसेजेस। प्रोसेस्ड फीड नहीं होना चाहिए, लीन मीट होना चाहिए। ये सब हम अवॉइड करेंगे तो हमको डाइटरी हमारा अच्छा रहेगा और हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। अब एक रैपिड फायर है, वो करिए। मॉर्निंग वॉक या जिम, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक आंसर नहीं है। मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करने से पोस्चर खराब होता है या नहीं? 100% होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर नेचुरल फूड से ही भरपूर मिल सकता है? कैल्शियम सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट उसी में ही होती है जिसको डाइटरी से पूरा नहीं होता, स्पेशली लाइक प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ग्रोइंग पीपल लाइक इंडिविजुअल्स लाइक बच्चे या एडोलेसेंट जो उनकी हाइट ग्रो करनी है, जिनको कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या ओल्ड एज स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल जिनकी बोन हेल्थ क्रैश डाउन करती है आफ्टर मीनोपॉज। तो ये सब सिचुएशंस में कैल्शियम की, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है, तो इनको सप्लीमेंट से पूरा करना पड़ता है, डाइटरी कई बार पूरा नहीं हो पाता। सिटिंग जॉब वालों को कितनी कितनी देर में ब्रेक लेना चाहिए? जैसे मैंने बताया 20-20-20 रूल तो हमेशा फॉलो करना है। 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर 20 सेकंड के, ताकि 40-45 मिनट्स की सिटिंग के बाद एक बार आप थोड़ा घूम के आइए। ठीक है, नेक रोलिंग, नेक मूवमेंट, शोल्डर श्रगिंग, शोल्डर रोलिंग ये कीजिए, हिप को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, काफ को स्ट्रेच कीजिए, टोस को एक्टिवेट कीजिए, प्लांटर फेशिया को कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, हिप की मूवमेंट करिए, फिगर ऑफ 4 यहाँ पे आलती पालती मार के बैठ के देखिए। थोड़ा ये सारी मूवमेंट करते रहेंगे 45-50 मिनट्स की सिटिंग के बाद, तो आपको फटीग और सोरनेस की प्रॉब्लम कम आएगी। बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम है, लेकिन वो अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक चूज़ करना है तो वो कैल्शियम। हाई हील्स, येस और नो फॉर डेली वेयर? नो। स्लीप पॉस्चर, बैक, साइड या स्टमक, कौन सबसे बेस्ट है? बेस्ट बैक है, ओके साइड है, नॉट अलाउड ऑन द स्टमक और आड़ा टेढ़ा। ओके। स्ट्रेस और मसल पेन का कनेक्शन है या फिर नहीं? 100% है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स, डेली कंजप्शन में कौन ज़्यादा बेटर है? फ्रेश फ्रूट्स अच्छे हैं और ड्राई फ्रूट्स के अपना एक रोल है। लास्ट में अब एक एडवाइस सबके लिए, जो आप एक एडवाइस सबको देना चाहें। बोन हेल्थ और मसल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में, उसको हेल्प करने में कोई एज नहीं है। हम अपनी ओल्ड एज का वेट ना करें अपनी बोन हेल्थ को बढ़ावा देने की। हम जिस एज में हैं आज से ही शुरुआत करें अपने मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को, यानी कि बोन को और मसल को बेहतर करने की। कल अगर आज से बेहतर होगा और परसों कल से बेहतर होगा तो हमें परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु भयाना जी, जिनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमें मिली, फूड से रिलेटेड हो, इंजरीज से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो या डेली लाइफ से रिलेटेड हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। उम्मीद है आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपकी भी डेली लाइफ में काम आएगी। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।